हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 6 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। Question 5. What are the reasons for the predominance of the Liberal Democratic Party in the Japanese political system? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP इतने सालों तक पॉलिटिक्स में क्यों डोमिनेंट रही। हमें इसका जवाब हिस्ट्री, इकोनॉमी, पार्टी सिस्टम और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP 1955 में बनी थी और तब से लेकर अब तक मोस्टली पावर में रही है। इसको 1955 सिस्टम भी कहा जाता है, जहां पॉलिटिक्स का मतलब LDP का रूल था। सिर्फ कुछ छोटी छोटी ब्रेक्स के अलावा LDP ने हमेशा रूल किया। इसके डोमिनेंस को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इकोनॉमी, इलेक्टोरल सिस्टम, पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर और सोशल सपोर्ट ने इसका कैसे साथ दिया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान रीबिल्ड हो रहा था और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था। कोल्ड वॉर के दौरान स्टेबिलिटी बहुत जरूरी थी। 1955 में 2 कंजर्वेटिव पार्टीज मर्ज होकर LDP बनी, जिसमें राइट विंग फोर्सेज इकट्ठी हो गई। इससे एक स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव पार्टी क्रिएट हुई। US भी चाहता था कि जापान में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट हो, इसलिए LDP को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिली। 2. इकोनॉमिक ग्रोथ और परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी। 1950 to 70 के दौरान जापान ने इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया। GDP तेजी से बढ़ा, इंडस्ट्रीज ग्रो हुई और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। इस प्रोग्रेस का क्रेडिट LDP को मिला और लोगों ने उन्हें प्रॉस्पेरिटी के सिंबल के रूप में देखा। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से LDP वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर पाए, जिसने और सपोर्ट बनाया। 3. पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और फैक्शनलिज्म। LDP की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका फैक्शनल सिस्टम था। पार्टी के अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप्स, फैक्शंस, लीडरशिप के लिए कम्पीट करते थे, लेकिन पार्टी से अलग नहीं होते थे। इस वजह से एक ही अम्ब्रेला के अंदर कंपटीशन भी होता था और यूनिटी भी बनी रहती थी। कैंडिडेट सिलेक्शन और फंडिंग भी फैक्शंस हैंडल करते थे, इसलिए ग्रासरूट्स तक उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। 4. इलेक्टोरल सिस्टम और क्लाइंटलिज्म। 1994 तक जापान में सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट SNTV सिस्टम था, जो LDP के लिए बहुत फेवरेबल था। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़ा करके वोट डिवाइड कर लेते थे। पॉलिटिशियंस के अपने अपने कोयनकाई सपोर्ट ग्रुप्स होते थे जो वोटर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते थे। LDP ने क्लाइंटलिज्म के जरिए रूरल एरियाज और बिजनेस ग्रुप्स को बेनिफिट दिए और उनके वोट सिक्योर किए। 5. सोशल और इंटरेस्ट ग्रुप सपोर्ट। रूरल पॉपुलेशन ने हमेशा LDP को सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर सब्सिडीज और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए। बिजनेस ग्रुप्स और बड़े कॉर्पोरेशंस भी LDP के साथ अलाइन थे। यह आयरन ट्रायंगल बना पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस लीडर्स का क्लोज नेक्सस। मिडिल क्लास वोटर्स को भी LDP पसंद थी क्योंकि वो स्टेबिलिटी और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स चाहते थे, रैडिकल चेंजेस नहीं। 6. वीकनेस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे सोशलिस्ट पार्टी और बाद में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान वीक और डिवाइडेड थी। कभी कभी वो पावर में आए 1993 to 94 और 2009 to 12, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से LDP वापस आ गई। कंक्लूजन। जापान में LDP की डोमिनेंस एक हाई फैक्टर से नहीं, बल्कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ, इलेक्टोरल सिस्टम और सोशल सपोर्ट के कॉम्बिनेशन से हुई। पार्टी ने अपने रूल को इतना स्टेबल बनाया कि लोगों ने उन्हें अपने प्रोग्रेस के साथ एसोसिएट कर लिया। आज भी, ब्रेक्स के बाद भी, LDP जापान के पॉलिटिक्स का सेंट्रल हिस्सा बनी हुई है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Describe the main features of the economy of Philippines. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फिलीपींस की इकोनॉमी के मेन फीचर्स समझने हैं।
मतलब हमें बताना है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और ओवरसीज रेमिटेंसेस का क्या रोल है और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ्स और प्रॉब्लम्स क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फिलीपींस की इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। पहले ये मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, लेकिन आज सर्विसेज सेक्टर और ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स OFW के रेमिटेंसेस इकोनॉमी का बैकबोन बन गए हैं। इसके कॉलोनियल पास्ट, स्पेन और USA रूल ने भी इसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को शेप किया। इस आंसर में हम फिलीपींस की इकोनॉमी के मेजर फीचर्स और उसके चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. एग्रीकल्चर का बेस। एग्रीकल्चर हमेशा से फिलीपींस की इकोनॉमी का बेस रहा है। मेजर क्रॉप्स: राइस, कॉर्न, शुगरकेन, बनानास, कोकोनट्स और पाइनएप्पल्स। फिलीपींस दुनिया का एक बड़ा एक्सपोर्टर है कोकोनट प्रोडक्ट्स और बनानास का। लेकिन सेक्टर को प्रॉब्लम्स है जैसे टाइफून्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और लो प्रोडक्टिविटी। GDP में इसका शेयर कम हो रहा है, पर अभी भी लार्ज पॉपुलेशन यही एम्प्लॉयड है। 2. इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स फिलीपींस की एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एशियन टाइगर्स जैसी फास्ट नहीं हुई। करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा डिपेंडेंस एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं ताकि MNCs अट्रैक्ट हो। 3. सर्विसेज सेक्टर का डोमिनेंस। सर्विसेज सेक्टर GDP का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और कॉल सेंटर्स फिलीपींस की आइडेंटिटी बन गए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग और यंग वर्कफोर्स यहां एडवांटेज देते हैं। टूरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बोरके, पलावन और सीबू टूरिस्ट स्पॉट्स। रिटेल ट्रेड, हेल्थ केयर और एजुकेशन भी इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करते हैं। 4. ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स OFW और रेमिटेंसेस। करीब 10% फिलिपिनो अब्रॉड काम करते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं। GDP का 9 to 10% रेमिटेंसेस से आता है, जो हाउस होल्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैसे से लोग एजुकेशन, हाउसिंग और डेली नीड्स पूरी करते हैं। लेकिन डिपेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से ग्लोबल जॉब मार्केट के चेंजेस फिलीपींस को अफेक्ट कर देते हैं। 5. फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। मेजर ट्रेड पार्टनर्स: US, चाइना, जापान और एशियन कंट्रीज। एक्सपोर्ट्स: इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट्स: मशीनरी, फ्यूल, रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमर गुड्स। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे RCEP फिलीपींस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हैं। लेकिन करप्शन और ब्यूरोक्रेसी इन्वेस्टर्स के लिए बैरियर बन जाते हैं। 6. डेवलपमेंट चैलेंजेस। पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी अभी भी मेजर प्रॉब्लम्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी वीक है। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे टाइफून्स और अर्थक्वेक्स बार इकोनॉमी को डैमेज करते हैं। फ्यूल और इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस से ट्रेड डेफिसिट होता है। गवर्नेंस और करप्शन की वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्लो हो जाती है। कंक्लूजन: फिलीपींस की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्री और रेमिटेंसेस पर बेस्ड है। सर्विसेज और OFW ने इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया है, लेकिन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इश्यूज अभी भी बैरियर है। अगर गवर्नेंस इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और पॉलिसी सस्टेनेबल बनाई जाए, तो फिलीपींस ग्लोबल इकोनॉमी में और स्ट्रांग पोजीशन ले सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Examine the contribution of King Norodom Sihanouk to Campeche's development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें किंग नोरोडम सिहानोक के योगदान को समझना है जो उन्होंने कंबोडिया, काम्पुचेया के विकास में दिया। हमें उनका रोल इंडिपेंडेंस के समय, पॉलिटिक्स में, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में और फॉरेन पॉलिसी में एक्सप्लेन करना है और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। किंग नोरोडम सिहानोक कंबोडिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में से एक थे। 1953 में उन्होंने फ्रांस से कंबोडिया की इंडिपेंडेंस दिलाई और उसके बाद देश के पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट को शेप किया। उनकी रोल सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि कल्चर और इंटरनेशनल लेवल पर भी थी। इस आंसर में हम उनके योगदान को 4 पार्ट्स में देखेंगे: इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फॉरेन पॉलिसी। मेन बॉडी। 1. नेशनल इंडिपेंडेंस में योगदान। सिहानोक ने 1940 to 50 में एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के रूप में उद्गम लिया।
उन्होंने डिप्लोमेसी और रेजिस्टेंस का मिक्स यूज करके फ्रांस को कंबोडिया को इंडिपेंडेंस देने पर मजबूर किया। 1953 में रॉयल क्रूसेड फॉर इंडिपेंडेंस के जरिए उन्होंने लोगों को यूनाइट किया। वियतनाम और लाओस के कंपैरिजन में कंबोडिया रिलेटिवली पीसफुली आज़ाद हुआ, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। 2. पॉलिटिकल लीडरशिप और स्टेट बिल्डिंग। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने 1955 में थ्रोन छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री की और अपनी पार्टी सांकम राष्ट्रनियम बनाए। उनका मकसद था आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन से बचना और देश में यूनिटी बनाना। लेकिन उनका गवर्नेंस ऑथोरिटेरियन था, ऑपोजिशन पार्टीज को सप्रेस करते थे। फिर भी उन्होंने कंबोडिया में कुछ स्टेबिलिटी बनाए रखी, जबकि रीजन के आसपास जंग और इंस्टेबिलिटी थी। 3. सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट। सियानक ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फोकस किया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स बनवाए गए। एग्रीकल्चर को बैकबोन मानकर रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाई गई। उन्हें फिल्म्स और आर्ट्स का बहुत शौक था। उन्होंने खुद फिल्म्स डायरेक्ट की और कंबोडियन कल्चर को वर्ल्ड स्टेज पर प्रमोट किया। मॉडर्नाइजेशन के स्टेप्स लिए गए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक बैलेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। 4. फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रोल। कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो की और यूएसए, यूएसएसआर और चीन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की। कंबोडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बना, जिससे देश को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मिली। इस वजह से कंबोडिया को इंटरनेशनल पहचान मिली। लेकिन वियतनाम वॉर के बढ़ने पर कंबोडिया भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में खींच गया। 5. लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स। ऑथोरिटेरियन स्टाइल और डिसेंट को सप्रेस करने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बनी। एक्सटर्नल प्रेशर से कंबोडिया को बचाने में वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 1970 में उन्हें हटा दिया गया और कंबोडिया ने खमेर रूज के रूल के साथ एक खतरनाक पीरियड फेस किया। कंक्लूजन। किंग नोरोडम सियानक का योगदान कंबोडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई, मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की और देश को एक ग्लोबल पहचान दी। हाँ, उनकी लीडरशिप में ऑथोरिटेरियन एलिमेंट्स और कुछ फेलियर्स भी रहे, लेकिन उन्हें आज भी एक विजनरी और आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Examine the key features of the political system in Myanmar. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें म्यांमार के पॉलिटिकल सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझना है। हमें बताना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मिलिट्री का रोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टीज कैसे काम करते हैं, और अभी के टाइम में क्या चैलेंजेस है। आंसर। इंट्रोडक्शन। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, काफी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल जर्नी से गुजरा है। कॉलोनियल रूल, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और कभी कभी डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स ने इसका सिस्टम शेप किया है। मिलिट्री ने हमेशा पॉलिटिक्स पर कंट्रोल बनाए रखा है, खासकर 2008 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। म्यांमार को समझने के लिए हमें मिलिट्री डोमिनेंस, पार्टी पॉलिटिक्स और रीसेंट 2021 कू को डिटेल में देखना होगा। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉलोनियल लेगेसी। म्यांमार 1948 तक ब्रिटिश कॉलोनी था और उसकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर कॉलोनियल इम्पैक्ट रहा। इंडिपेंडेंस के बाद एथनिक डिविजन्स और वीक डेमोक्रेसी के वजह से इंस्टेबिलिटी आए। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स ने सिविल वॉर्स की, जिससे डेमोक्रेसी कभी स्टेबल नहीं हो पाए। मतलब, शुरुआत से ही म्यांमार के पॉलिटिक्स में यूनिटी और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रही है। 2. मिलिट्री डोमिनेंस, तात्मादोव। तात्मादोव यानी मिलिट्री 1962 के जनरल ने विन के कूप के बाद से सबसे पावरफुल एक्टर रही है। मिलिट्री ने सोशलिस्ट मॉडल चलाया जो इकोनॉमिक फेलियर बना। 2008 कॉन्स्टिट्यूशन ने मिलिट्री को फॉर्मल पावर दी। मिलिट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। पार्लियामेंट में 25% सीट्स रिजर्व। डिफेंस, होम और बॉर्डर अफेयर्स जैसे मिनिस्ट्रीज उनके कंट्रोल में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का वीटो पावर। एग्जाम्पल, जब ऑंग सैन सू कई की पार्टी एनएलडी जीत गई, तब भी मिलिट्री के बिना कोई मेजर डिसीजन पॉसिबल नहीं था। 3. कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। 2008 कॉन्स्टिट्यूशन एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जो डेमोक्रेसी और मिलिट्री दोनों को मिक्स करता है। पार्लियामेंट, हलूटा, डू हाउसेज है, लेकिन मिलिट्री के लिए फिक्स्ड सीट्स रिजर्व है। प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पर फॉरेन फैमिली रिलेशन वाले लोग बन ही नहीं सकते, इस वजह से सू की प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। जुडिशरी वीक और मिलिट्री डोमिनेटेड।
मतलब सिस्टम ऐसा डिजाइन है कि मिलिट्री के बिना कोई गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। 4. डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज। 2010 के बाद थोड़ी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आए और इलेक्शंस करवाए गए। NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ऑन्ग सैन सू कई की पार्टी डेमोक्रेसी की सिंबल बनी। USDP, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, मिलिट्री बैक्ड पार्टी जो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखती है। 2015 और 2020 में NLD लैंडस्लाइड से जीती, पर मिलिट्री ने 2021 में कूप करके फिर से पावर ले ली। ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी भी फ्रैजाइल है और मिलिट्री के कंट्रोल से बचा नहीं पा रहा। 5. कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस। 2021 को मिलिट्री ने इलेक्शन फ्रॉड का बहाना बनाकर पावर ले ली, जिससे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यूथ और पब्लिक ने बड़ा रेजिस्टेंस दिखाया। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीपल एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स अभी भी फेडरल ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए, पर चीन और रशिया की सपोर्ट से मिलिट्री टिका हुआ है। अभी के टाइम में म्यांमार ऑथोरिटेरियन रूल में है और डेमोक्रेसी की स्ट्रगल चल रही है। कंक्लूजन, म्यांमार का पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी मिलिट्री डोमिनेंस के नीचे है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वीक है। लोगों का एस्पिरेशन डेमोक्रेसी का है, लेकिन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और आर्मी का कंट्रोल बड़ी रुकावट है। फ्यूचर तभी पॉजिटिव हो सकता है जब सिविलियन और मिलिट्री के बीच बैलेंस बन सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।